सबसे पहले खबर दें, कराची में मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश का इम्कान है। अल्लाह शहरियों पर बहुत मेहरबान। 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश के पहले 2 रोज़ फॉल्ट और मेंटेनेंस के बहाने बिजली बंद रही। क्या आज कराची वाले मौसम का बगैर लोड शेडिंग के लुत्फ उठा सकेंगे? शहर में बारिश का पानी जल्द निकाला जा सकेगा? शहरियों की सूबाई और शहरी इंतजामिया से ये सवालात हैं। इस वक्त कराची का मौसम कैसा है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर तक शहर में बारिश का इम्कान है। मानसून का सिस्टम जो है वो जनूब मशरक़ में मौजूद है। शहरी भी बेताबी से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले रोज़ मानसून की पहले रोज़ होने वाली बारिश को शहरियों ने खूब इंजॉय किया। शहर में इस वक्त जो है वो हवा ना होने के बराबर है। घुटन का एहसास हो रहा है। 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में इस वक्त हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 72% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में मुकम्मल तौर पर जो है वो बादल छाए हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जो कराची का मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। ताहम शहरियों का ये कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और SOP के मुताबिक इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी आगे बढ़े, खबर दें, अमेरिका में ज़ेरे तालीम ऐसे तमाम गैर मुल्की तलबा को मुल्क छोड़ना पड़ेगा जिनकी क्लासेस कोरोना वबा की वजह से ऑनलाइन मुंतकिल हो जाएंगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की तलबा के लिए ये फैसला आर्जी है। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि तालीमी इदारे मौसम ख़ज़ां में खोल दिए जाएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अब भी बहुत से गैर मुल्की तलबा को अमरीका में तालीम का मौका मिल सकेगा। होमलैंड सिक्योरिटी महकमे ने F1 और M1 वीज़ा में आर्जी तब्दीलियाँ करने का मंसूबे का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी तालिब इल्मों को मुनासिब वीज़ा लेना होगा और उन्हें कोरोना वबा के सबब सफरी पाबंदियों का सामना हो सकता है, इसलिए वो अपने ममालिक में सिफारत खानों या कौंसुलेट से राब्ते में रहें। अमरीकी महकमा हुकाम का कहना है कि ऑनलाइन तालीम देने वाले इदारों में मौजूद तमाम गैर मुल्की तलबा को वापस उनके ममालिक भेज दिया जाएगा। तलबा या तो अपना ट्रांसफ़र करा लें या खुद ही मुल्क छोड़ दें। दूसरी सूरत में उन्हें जबरन मुल्क बदर किया जाएगा। इस इक़दाम का इतलाक़ F1 और M1 वीज़ा रखने वालों पर होगा। पिछले बरस 38 लाख से ज़ायद F और 9,500 M वीज़ा जारी किए गए थे और बाज़ तलबा को तालीमी इदारों की जानिब से पैगामात मिलना शुरू हो गए हैं कि स्कूल खुलने की सूरत में उनकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी या फिर उन्हें स्कूल आना होगा। कई तलबा का कहना है कि वो अमेरिका में कानूनी तौर पर नौकरी करके बेहतर तालीम हासिल करने आए थे और अब ये ख्वाब चकनाचूर होने का खदशा है। हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ने ऐलान कर दिया है कि मौसम ख़ज़ां में इनकी ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंस और आर्ट्स के शोबाजात ने ऐलान किया कि नए तालीमी साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 40% तलबा को ही कैंपस में आने की इजाज़त होगी। कराची में सोहराब गोट के करीब फायरिंग की गई, जिससे एक शख्स जाँ बहक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शख्स निसार अहमद मरी सरकारी मुलाजिम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। पुलिस का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर निसार मरी के मुताबिक वो गाड़ी के टायर का पंक्चर लगवा रहे थे। इस दौरान 5-6 मुलजिमान आए और फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने लूट मार नहीं की। पुलिस का कहना है जख्मी असिस्टेंट कमिश्नर निसार अहमद ने अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। पुलिस ने जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। विफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच की सिंध हुकूमत से मुख्तलिफ JIT रिपोर्ट सामने ले आए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली जैदी ने कहा, जो JIT रिपोर्ट वो जारी कर रहे हैं इस पर 4 विफाकी इदारों के नुमाइंदों के दस्तखत हैं। हुकूमत सिंध के मातहत 2 अरकान ने इस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए थे। इस रिपोर्ट में फरियाल तालपुर, कादिर पटेल और शर्जील मेमन की जानिब से उज़ैर बलोच की सरपरस्ती का जिक्र मौजूद है। अली जैदी को जवाब देते हुए तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा, JIT रिपोर्ट वही है जो सूबाई हुकूमत ने जारी की है, उस पर 7 दस्तखत हैं। अली जैदी की रिपोर्ट में तमाम दस्तखत नहीं तो वो कहां से आई है? क्या वो उन्होंने खुद बनाई है? मैं आपके सामने जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूँ। इसके हर पेज पे दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट लगाई है वो तमाम दस्तखत के साथ है।
7 दस्तखत हैं, उसमें JIT के हेड का दस्तखत भी है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दस्तखत। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे CID के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक ISI के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक IB के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट और एक MI के भी फेडरल गवर्नमेंट। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर था। अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। डॉक्यूमेंट सरकारी वही होता है, JIT की हैसियत उसे ही हासिल है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है, दस्तखत होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। ये 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इंकशाफात ही हैं, हम इस पे खड़े हैं। किसको भिजवाई? सिंध हुकूमत जिसने JIT कॉन्स्टिट्यूट की थी उसको तो नहीं मिली, किसी अदालत में भी जमा नहीं हुई। कौन क्रिएट कर रहा था वो? पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। JIT रिपोर्ट्स में कहीं पर भी आपके लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका जिक्र नहीं है, और ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई, उज़ैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फिकार मिर्जा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन PPP हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। JIT ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्जामात का कोई जिक्र नहीं है। क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? और अभी आपको खबर दें, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में जब वफाकी वजीर अली जैदी से बार बार पूछा गया कि आपकी अपनी जारी की गई JIT भी जुल्फिकार मिर्ज़ा पर जिम्मेदारी डाल रही है, तो उन्होंने कहा कि वो जुल्फिकार मिर्ज़ा को हीरो समझते हैं जिन्होंने सच बोला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल पर इल्ज़ाम लगाते हुए अली जैदी ने कहा कि कादिर पटेल अब भी 2 नंबरी कर रहे हैं। 2010 में CCP और कराची बुला के कह रहे हैं कि जो दूसरे हैं MQM के टारगेट किलर और ये जो दूसरे धड़े हैं गैंगस्टर्स के, उनके खिलाफ आपने लड़ना है। उज़ैर बलोच को बुला के कह रहे हैं। 2010 में इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के थे जुल्फिकार मिर्जा, जो बहुत पावरफुल थे। ये बात भी अब चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार मिर्जा से बुला के पूछनी है। वज़ीर आज़म पूछ सकते हैं। जनवरी 2020 में भी GDA की मीटिंग में जुल्फिकार मिर्जा से मिले हैं वो। मेरे आगे शायद गलत बयानी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो गलत बयानी नहीं करेगा ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसको बुला के CCPO को भी तो बुलाए ना, और नीचे वाले जो DISP पता नहीं कौन है उनको भी बुलाए, सारों को बुलाए हैं। वाई आर वी हाइडिंग? अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब को बुला के पूछे, आई एम श्योर कि वो जवाब देंगे। मुझे कोई इसमें डाउट ही नहीं है। मेरी नज़र में तो जुल्फिकार मिर्जा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्फिकार मिर्जा साहब के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो आपने कहा बड़े तगड़े आदमी हैं, उन्होंने एक जबरदस्त वक्त पे सच बोल दिया कुरान सर पे रख के। और जो कुछ कादिर पटेल के बारे में लिखा हुआ है, कादिर पटेल के बारे में जो लिखा हुआ है वो आप मिनोन दुरुस्त माने और उसी तरीके से क्रिटिसाइज करें। आप माने ना, फिर जुल्फिकार मिर्जा ने इसको स्ट्रॉन्ग किया था उज़ैर बलोच को 2010 में। ये आपकी बताई हुई JIT कह रही है कि पुलिस का CCPO बुला के कहता था। जुल्फिकार मिर्जा ने खड़े होकर सारे इंकशाफात किए हैं, कादिर पटेल ने किए हैं। वो आज भी 2 नंबरी कर रहा है और गलत कामों में इन्वॉल्व है। मगर जुल्फिकार मिर्जा साहब को आप कैसे बरी जिम्मा करार दे सकते हैं? आपके इत्तेहादी हैं वो, उनसे सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि आपकी JIT कह रही है कि उन्होंने उनको स्ट्रॉन्ग किया। जिम्मा करार ही नहीं दे रहा भाई। मैं तो बरी जिम्मा तो आप करार दे रहे हैं। मैं आपने कहा सुप्रीम में, तो बिल्कुल जवाब दें सुप्रीम कोर्ट में आके। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूं? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। खड़ा किस बात पर हुआ? 2016 तक वो कहता रहा मैं उज़ैर बलोच के साथ खड़ा हूं। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूं उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है। ये हुर क्या है इसमें? तो पूछे ना बुला के। आप पूछे ना, आपके इत्तेहादी हैं, चीफ जस्टिस की पूछे। 2011 में छोड़ गया। नहीं शाहजेब, गलत बात। 2011 में छोड़ दी थी पीपल्स पार्टी, 2011 में घर बैठ गए थे। उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये बला आपकी पैदा की हुई है। ये वैसे ही है कि MQM लंदन पे सारा कुछ डाल दिया, बाकी MQM पाकिस्तान आपकी इत्तेहादी है, सारे जुर्म उनके खत्म।
जुल्फिकार मिर्जा ने सब पीपल्स पार्टी पे डाल दिया क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा ने मीडिया पर आकर बोल दिया तो उनके भी जुर्म खत्म, जीडी आपकी इत्तेहादी है। ये कैसे हो सकता है अली साहब? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक ओपिनियन है एक शख्स के बारे में, आप डिसएग्री कर लें उससे, मैं अपने ओपिनियन पे खड़ा हूं। कादिर पटेल को रेंजर्स ने बुला के तहकीकात भी कर ली हैं, शर्जील मेमन भी अपना टाइम काट के आ गए हैं, उज़ैर बलोच सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा आपके साथ हैं, अभी तक आज़ाद हैं। सो एंड देन फिर मैं क्या करूं? सिंध हुकूमत में बैठे, सिंध में बैठे, हुकूमत सिंध की जिसके पास है वो अगर नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच करी थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो, आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच? मैंने ये पहली दफा JIT में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये JIT दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें, जुल्फिकार मिर्जा से नहीं पूछ सकते, अपनी पार्टी से तो पूछ लें। हुकूमत में था ना, मैं सिंध हुकूमत में हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि 2 दिन तक रेंजर्स और विफाकी इदारों के सामने पेश हुए, वहां सूबाई हुकूमत के मातहत कोई इदारा नहीं था, तमाम सवालों के जवाब दिए जो 4 दस्तखत या 6 दस्तखत वाली JIT में हैं। उज़ैर बलोच से आमना सामना नहीं हुआ। ये बात उन्होंने प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कही। अब आप उन लीडर्स में थे जो वापस आए और आपने इन्वेस्टिगेशन का सामना किया। ये इतलात आई कि रेंजर्स ने आपको, और ज़ाहिर रिपोर्ट हुआ था मीडिया पे, कि उज़ैर बलोच के सामने बिठा के इन्वेस्टिगेशन की। उसमें क्या उज़ैर बलोच ने सारी बातें की और फिर क्या हुआ? शाहजेब, आप ही के प्रोग्राम में मैंने अनाउंस किया था, लोग भाग जाते हैं ना, मैं सब यही बात करना चाह रहा था। मुझे ख़त मिला था रेंजर्स का कि जी ये उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुए हैं, उस सिलसिले में आपसे तहकीकात करनी। मैंने वहाँ से उनसे कहा आपकी के प्रोग्राम में कि मुझे टाइम एक्सटेंड कर दे, मैं फौरी तौर पे नहीं पहुँच सकता, सुबह सवेरे परसों मैं आया। उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया, मैं 2 दिन तक सुबह से रात तक। अब जो अली ज़ैदी साहब फरमा रहे हैं ना कि इस JIT में वफाकी इदारों के साइन मौजूद हैं, मैं उन लोगों के सामने ही बैठा था। वहाँ सिंध हुकूमत का कोई तहकीकाती इदारा, CTD, पुलिस कोई नहीं थी। बाकी जिन जिन इदारों के नाम उन्होंने लिए वही इदारों के लोग थे। सुबह से रात तक 2 रोज तक मैं बैठा रहा और मैंने सारे सवालात के जवाब दिए जो आपने भी पूछे, जो हर JIT में मौजूद हो, चाहे वो 4 साइन वाली हो, 6 साइन वाली हो। मैं जरा क्लैरिटी से पूछ लूं, क्योंकि आप आने से पहले आपने हमारे शो में कमिटमेंट दी थी 3 साल पहले कि मैं वापस आऊंगा। आप आए, मगर जब आप चले गए रेंजर्स के पास, उसके बाद आप बताने के लिए नहीं आए। तो मुझे बता दें, ISI, MI, IB, रेंजर्स, उसके लोग मौजूद थे और उन्होंने आपको उज़ैर बलोच के सामने बिठाया और ये सारे सवालात हुए? हमारा कोई आमना सामना नहीं कराया गया, हमारा कोई आमना सामना नहीं कराया गया, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मुझसे पूछकर बात जो है रिकन्फर्म करने के लिए, वो दरमियान में उनका कोई लिंक था, वो कंफर्मेशन करते रहते थे। फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर उन्होंने 2 दिन सुबह से रात तक, 2 दिन के बाद शाम को मगरिब के वक्त दूसरे दिन मुझे कहा आप जाएं। मरकज़ और पंजाब में मुसलसल तब्दीलियों के बायस ब्यूरोक्रेसी में म्यूजिकल चेयर की सी सूरत हाल बन गई है, जिससे हुकाम परेशान हैं और गवर्नेंस मुतासिर हो रही है। सूरत हाल बद से बदतर होने के बायस खुफिया एजेंसी ने भी मामले को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिपोर्ट कर दिया है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना ज़राए ने खुफिया एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट की तस्दीक की है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेक्रेटेरिएट और फील्ड में अहम ओहदों पर तैनात अफसरान को जल्द तब्दील करने से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है और इस सूरत हाल से PTI के बहुत से अरकान भी परेशान हैं। इन अरकान का कहना है इस तरह पार्टी के मंशूर और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल नहीं किया जा सकता। एक ओहदेदार के मुताबिक FBR में 2 साल में 4 ओहदेदार तब्दील किए गए तो इदारा किस तरह कारकर्दगी दिखा सकता है। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी म्यूजिकल चेयर्स की बदतरीन मिसाल पंजाब के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के ओहदे की है, जहां सितंबर 2018 से अब तक 9 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत पर समाअत। मीर शकीलुर रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि नैब रेफरेंस में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जिसमें कहा गया हो कि मीर शकीलुर रहमान करप्शन के मुर्तकिब हुए। वकील रहनुमा आजम नज़ीर तारर एडवोकेट का कहना था कि ये मामला अलॉटी और अथॉरिटी के दरमियान है, दोनों में से किसी को कोई एतराज़ नहीं तो 34 साल बाद शिकायत कुनंदा कहाँ से आ गया। दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। तफसीलात देखिए लाहौर से इस रिपोर्ट में।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मीर शकीरुर रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जो 1 घंटा जारी रही। फाजिल बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस फारूक हैदर हैं। मीर शकीरुर रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि उनके मौक्किल ने जमीन के मालिकान की जानिब से उनकी मिल्कियती 180 कनाल 18 मरले जमीन पर अबूरी तामीर की इजाजत के लिए 4 जून 1986 को LDA को दरखास्त जमा कराई थी। इसके अलावा मेरे मौक्किल की जानिब से किसी किस्म की कोई दरखास्त जमा नहीं करवाई गई। हमारी इस दरखास्त को भी LDA ने रद्द कर दिया और इसके बदले जमीन के मालिकान को 30% एग्जेम्पशन की पेशकश की, जिसे हमारे मौक्किल ने मंजूर कर लिया और LDA के डिमांड के मुताबिक तमाम अदायगियां कर दी। LDA और जमीन के मालिकान के दरमियान ये सिविल मुआहदा था, जिसमें मेरे मौक्किल के पास जमीन के मालिकान का मुख्तारनामा था। पिछले 34 साल से जमीन के मालिकान और मेरे मौक्किल या LDA के दरमियान कभी कोई तनाज़ा पैदा नहीं हुआ। अचानक ये गैर मुताल्लिका शख्स की शिकायत पर नैब ने मेरे मौक्किल को शिकायत की तस्दीक के लिए नैब ऑफिस तलब कर लिया। मेरा मौक्किल 5 मार्च को नैब ऑफिस पेश हो गया। 10 मार्च को एक बार फिर शिकायत की तस्दीक के लिए नैब ने 12 मार्च को तलब कर लिया। 12 मार्च को अभी तस्दीकी अमल जारी था कि मेरे मौक्किल को बताया गया कि नैब चेयरमैन ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर नैब चेयरमैन इस्लामाबाद में थे और शिकायत का तस्दीकी अमल लाहौर में हो रहा था। नैब चेयरमैन के सामने अभी मेरे मौक्किल का जवाब या मौक़िफ़ पहुंचा ही नहीं था और उन्होंने मामले का जायजा लिए बगैर और अपना जहन इस्तेमाल किए बगैर ही मेरे मौक्किल की गिरफ्तारी का हुक्म इंतहाई जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए जारी कर दिया। मीर शकीरुर रहमान के खिलाफ दायर रेफरेंस में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जो साबित करता हो कि मीर शकीरुर रहमान करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं, जबकि रेफरेंस में अराजी के अलॉटमेंट के वक्त के वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ, DG LDA हुमायूं फैज रसूल और डायरेक्टर लैंड मियां बशीर पर भी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। अव्वल तो इख्तियारात का कोई नाजायज इस्तेमाल नहीं हुआ, बिलफर्ज हुआ है तो मदरजा बाला अफसरान ने किया है, लेकिन इन शख्सियात के ना तो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि रेफरेंस के मुताबिक मेरे मौक्किल पर CM पंजाब, DG एंड डायरेक्टर LDA को कोई माली या दीगर फायदा पहुँचाने का इल्जाम नहीं है। अमजद परवेज ने कहा 2019 के नैब के कानून में तरमीम के मुताबिक इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम उस वक्त तक साबित नहीं होता जब तक साबित ना हो जाए कि उन्हें उसके बदले कोई माली फायदा पहुँचाया गया है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि अगर मुबैना इल्जाम में 2 कवानीन का इतलाक होगा तो सरकार को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी मर्जी का कानून लागू करे, बल्कि कम सजा वाले कानून का इतलाक होगा। उन्होंने अपने दलाइल में इख्तियारात से तजावुज से मुतालिक मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले भी दिए और कहा कि इन फैसलों की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि इख्तियारात से तजावुज का मामला करप्शन की मद में नहीं आता। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर तारड़ ने अदालत को बताया कि वो बार कौंसिल की दरखास्त पर इस केस में पेश हुए हैं। पूरे मुल्क से सहाफ़ी तंजीमों के ओहदेदार भी इस केस के लिए आए हैं। वो जानते हैं कि अदालतें बुनियादी इंसानी हकूक की अलमबरदार हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। वो मीर शकीरुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना मौक़िफ़ बयान करने आए हैं। ये मामला अलॉटी और अथॉरिटी के दरमियान है। इस 34 साल पुराने मामले में शिकायत कुनंदा कहाँ से आ गया? अदालत मीर शकीरुर रहमान की जल्दबाजी में गिरफ्तारी और रेफरेंस दायर करने का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर सैयद कल्बे हसन ने कहा कि LDA ने अपने एग्जेम्पशन कवानीन के तहत 1/3 प्लॉट दिए, इसमें मीर शकीरुर रहमान का कसूर कैसे बनता है? अभी वकला के दलाइल जारी थे कि अदालत ने मजीद समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट बार के सदर ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर जस्टिस रिटायर्ड एहसन भोन भी हाई कोर्ट में मौजूद थे। मुमताज़ कानूनदान एतजाज़ एहसन ने कहा जो केस मीर शकीरुर रहमान के खिलाफ बनाया गया है वो नैब के दायरे में आता ही नहीं है। ये करप्शन का मामला नहीं, महज एक दीवानी मुकदमा है जो ज़्यादा से ज़्यादा LDA एक्ट के तहत चलाया जा सकता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एतजाज़ एहसन ने कहा 34 साल पुराने मुर्दे को कब्र से निकालने से नैब की बदनीयती वाज़े हो रही है। ये एक 34 साल पुराना केस है। 34 साल पुराना केस 18-10 घंटे FIR में ताखीर हो जाए तो जमानत क्या बरियत भी हो जाती है। वादियों नजर में प्राइमा फेसाई एक सिविल ट्रांजैक्शन से निकला है, एक दीवानी मुकदमा है। गो इसको नैब ऑर्डिनेंस के तहत ले गए हैं, लेकिन ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत केस बनता नहीं है। ये बुनियादी तौर पे LDA एक्ट के तहत अगर कोई ऑफेंस बनता है तो LDA एक्ट के तहत बनता है और उसकी दफा 34 के तहत इसकी जो भी पेनल्टी है वो अगर हो सकती है तो हो सकती है, पर वो भी 34 साल बाद नहीं हो सकती। 34 साल बाद एक मुर्दे को निकालना जमीन से और कब्र से और उस पे इतना शदीद रद्द अमल देना, इस पे नैब की भी कोई नीयत दुरुस्त नहीं लगती, कोलैटरल पर्पस कोई लगता है। एक और बहुत अहम बात है
जिसको अदालत नोटिस में यकीनन लेगी, मेरा ख्याल है कि जो वारंट है अरेस्ट का वो एडमिटेड चीज है, वो कि ये इस्लामाबाद में जारी हुआ। किस वक्त जारी हुआ? जिस वक्त मीर शकील बैठे हुए थे और खुद जाके अपने रज़ाकाराना तौर पर पेश हुए। लेकिन नैब ने अभी इधर इंक्वायरी लाहौर में जारी है कि चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उन्होंने किस बुनियाद पे किए, कौन सी दस्तावेजात पे किए, कौन सी रिपोर्ट पे किए? ये वाज़े और तस्लीम शुदा बात है कि उस वक्त अभी इंक्वायरी कंप्लीट ही नहीं थी हुई, रिपोर्ट तो कभी देनी थी तो देनी थी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये एक सिविल ट्रांजैक्शन होने के तहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, के नजरिए से